हम सब में से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी पुरानी गाड़ियों को सरकार के बहुत ही वाहियात नियमों के चक्कर में बेचना पड़ा। अब चाहे तो मैं बात कर सकता हूँ 10 साल वाला या 15 साल वाला नियम, या फिर जो नया सबके है ना, थोड़ी खुजली वाली चीज़ आई है जो कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसके चक्कर मैंने खुद की अपनी गाड़ी सेल करी थी। अब जनता को तो फ़ायदा हो नहीं रहा भाई इथेनॉल पेट्रोल से, पता नहीं किसको ही फ़ायदा मिल रहा है। खैर, मैं कोई यहाँ क्रांति लाने तो आया नहीं हूँ, बट अगर कोई आपके पास ऐसी चीज़ होती जिससे आप अपनी गाड़ी को एक नई ज़िंदगी दे सकते, जिससे आपकी पुरानी गाड़ी को आप अपने पास रख सकते बट एक नए अवतार में। तो नमस्ते, मेरा नाम है देवांशु, आप देख रहे हैं टॉर्क भाई। और आज जहाँ मैं आया हूँ, यहाँ पर पुरानी गाड़ियों से लेके ट्रकों को लेके किसी भी चीज़ के पास अब कुछ भी क्यों ना हो, उसको ईवी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको रोड लीगल बना देते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ एम्बेसडर में, जो कि एक इंडिया की शान रह चुकी है गाड़ी एक टाइम पे। इस गाड़ी में इंजन नहीं है, ये गाड़ी प्रॉपर ईवी है। मैं आपको लेके चलता हूँ पूरा इस पे टूर पे, इस कंपनी के कैसे क्या होता है, क्या एक्चुअल में ये फ़ायदा होता भी है नहीं होता, या फिर क्या यही फ्यूचर है। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा द फ्यूचर इज़ ईवी, बट क्या वो एक्चुअल में सच है? चलिए इस वीडियो में हम फाइंड आउट करते हैं। कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी आप गाड़ी उठा के ले आओ पुरानी, कोई भी तो नहीं यार, कर देते हो पुरानी भी, पुरानी भी कर देते हैं। पुरानी गाड़ियों को एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको क्या पुरानी गाड़ी कर देते हैं। बट आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर सुमन, जो कि यहाँ पे आईएक्स एनर्जी में काम करते हैं। और सर पहले तो थैंक यू, हालांकि 100 किलोमीटर दूर तो मैं आया हूँ, बट थैंक यू, आपने टाइम दिया। तो देखो, मैं ना ये अपॉर्चुनिटी जो है वीडियो बनाने की, इसका पर्पस सिर्फ यही है कि लोगों को एजुकेट कर पाएँ। क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं द फ्यूचर इज़ ईवी, है ना, फ्यूचर इज़ साइलेंट, बट क्या एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की? क्योंकि अब वर्ल्ड में देखोगे आप हाइड्रोजन कार्स भी आ रही हैं, चाइना तो अपने अलग ही लगा रहता है कुछ ना कुछ करने में। तो उन सब चक्करों में लेके और नई गाड़ी कोई परचेज़ ना करना चाहे, तो आई थिंक उस चीज़ में, उस स्पेस को आपने कैप्चर करा है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। यस। जैसे एम्बेसडर खड़ी है, ट्रक खड़े हैं, उनको सबको ईवी में कन्वर्ट करते हो आप। तो और व्यूअर्स के लिए पता ही है आपको भाई, मेरा ये बहुत क्वेश्चंस कुछ मिस ना कर दूं मैं, इसलिए मैं लेके चलता हूँ साथ में। तो मेरा सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ कि आईएक्स एनर्जी क्या है और आप क्या करना चाहते हो, और एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है भी ऐसी जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हो? हमने स्टार्ट किया है 7 इयर्स बैक। अच्छा। फर्स्ट जो हम पहले फोकस थे शुरू में, सबसे पहले हमने हाइब्रिड बसेस बनाई है। अच्छा। पहले हमारा फुल फोकस हाइब्रिड पे था, फिर ईवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा आ गया, वो थोड़ा इवॉल्व हुआ। ईवीज जो है पैसेंजर व्हीकल लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं उतना। हाँ जी। तो कमर्शियल व्हीकल में पहले हमने इन्वेस्ट किया। और क्योंकि रेट्रोफिटमेंट में ऐसा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कम होती है, क्योंकि अगर आप बेसिक शुरू से व्हीकल बनाते हो तो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज एन कंपनी के लिए? Yes, मुझे company लगा के लिए। कंज्यूमर्स के लिए। हाँ जी, बताइए। क्योंकि आप अगर तभी तो 7 साल पहले तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ईवी का, बिल्कुल भी लोगों को नहीं था। बिल्कुल भी नहीं पता था। तो उसके उस समय उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हमने एज अ ऑल्टरनेटिव, प्लस इंडिया ऐसा देश है जहाँ पर कि आप जानते ही हो, लोग जितना कम कॉस्ट में काम करवा सकते हैं उतना मेरा बेटर ये होता है। आई थिंक सबसे मेन कंसर्न रहता है कि ईवीज की अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा रहती है। हालांकि उस टॉपिक पे आऊँगा मैं, यस। आराम से वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका टाइम तो अच्छे से लूँगा। तो आपने मुझे बताया पहले आप ट्रक्स करते थे, तो अभी आप क्या क्या कन्वर्ट कर चुके हो या क्या क्या कर रहे हो, प्लान क्या है अभी आगे का? अभी हम कमर्शियल में ही ज़्यादातर हैं। कमर्शियल ट्रक्स बनाई है हमने। 6 टन 3 टन की हमने बोलेरो कन्वर्ट की है। अच्छा। उसके बाद हमने टाटा मैजिक कन्वर्ट की है। और प्लस कार्स में हमने एम्बेसडर, पुरानी एक ओल्ड मॉडल 90s 40s की फोर्ड मोटर्स की लिमोजीन है, वो भी कन्वर्ट करी है हमने। जबकि एम्बेसडर तो मेरी फेवरेट है। व्यूअर्स को एक बार वहाँ देख सकते हैं, व्यूअर्स उस टाइम खड़ी है वहाँ पे एम्बेसडर, वो भी आपको मैं एक वॉक थ्रू दिखाऊंगा उसका भी। फोर्ड के अलावा फिर बाकी आपने मेरे को बोट का भी बताया था कुछ आप? अभी हम नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक वाराणसी में जो घाट पे बोट चलती हैं, हाँ जी, उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके हम बना रहे हैं। नहीं आई थिंक ये तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। सेफ्टी कंसर्न्स हम पूरा उसका ध्यान रखते हैं। सेफ्टी के मामले में जब आपने क्वेश्चन अभी उठाए सेफ्टी वाली बात, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी करते हैं सेफ्टी के पर्पज़ से? क्योंकि बैटरी, एक तो जैसे BYD की बात करें, काफ़ी जो ब्रांड है,
खतरनाक टेस्टिंग होती है लेवल की, पर आप अपने स्केल पे, क्योंकि एक स्मॉल सेटअप है, थोड़ा सबसे पहले सेफ्टी आई थिंक सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ वीडियोस बाहर आई हैं आजकल ऑनलाइन, देखोगे आप ना, बैटरी फट रही है, कुछ हो रहा है, मेरे को डर लगता है भाई, मेरी ईवी है मेरे पास भी। तो आप अपने एंड से ऐसे क्या प्रिकॉशन ले रहे हो, या फिर बैटरी में क्या सिस्टम्स हैं जो कि इसको एक सेफ ऑप्शन बनाता है रेट्रोफिटिंग को? बैटरी एक्चुअली हमारी सारी बैटरीज जो आती हैं सर्टिफाइड आती हैं। जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी को डिरेट करता है पहले तो, फिर आपको अलार्म देगा। सारे फीचर्स हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो उतने एक्सट्रीम तक जाने ही नहीं देगा कि कोई इशू आए। मतलब मॉडर्न सेफ्टी फीचर सारे इसके अंदर आपने ध्यान रखा है उन चीज़ों का। तो जैसे कि अब सेफ्टी का तो बता ही दिया आपने, पर सेफ्टी का एक और फैक्टर होता है, सेफ्टी से सिक्योरिटी का फैक्टर होता है आपकी जियो फेंस। ईवी प्योरली सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार होती हैं, तो उस चीज़ को अगर ध्यान रखूँ तो कुछ ऐसे ही सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं, जियो फेंसिंग टाइप हो गया आपको, कि गाड़ी बाहर जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया से तो अलर्ट आए आपके पास? जी बिल्कुल, ये हमारा सर्वर है खुद का। अच्छा। जिसपे कि ऑल टाइम आपको व्हीकल का लोकेशन, वो सारे डेटा आते रहते हैं। इंटरनल व्हीकल के जितने भी सिस्टम है, हाँ, सबका डाटा रेगुलर आते रहता है उसमें। अच्छा। ये हमने उसमें एक किल फीचर दे रखा है कि अगर हमें लगता है कि गाड़ी कहीं हमारे चोरी हो गई है या कोई और दिक्कत हो गई गाड़ी में, तो हम रिमोटली उसमें किल स्विच ऑन कर देंगे, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। और उसके अलावा अगर प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सारे ये आपके पुराने इंजन जी, ये हमारे टाटा 400 का इंजन, गियर बॉक्स वगैरह हम सब निकाल देते हैं। उनके जो एग्जिस्टिंग पावर ट्रेन सिस्टम्स होती है वो सब निकाल कर हम उसको एज अ स्क्रैप रख लेते हैं हर जगह। तो ये आपका स्क्रैप एरिया हो गया हमारा, जिसमें ये पुराने इंजन्स वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है नेक्स्ट? क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो आपने गाड़ी ली, प्रोसेस की अगर बात करते हैं, पहले आप गाड़ी लेके आते हो, उसका स्क्रैप में निकाल दिया इंजन जो भी है, जितने हमारे नॉन यूजेबल पार्ट्स हैं वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है। कबाड़ में बेच के पैसे वहाँ से आ जाते हैं। हाँ, उनके भी उसके भी कुछ। सेकंड स्टेप में होता है हमें जो चीज़ें लगानी है उनके लिए हम माउंट्स डेवलप करते हैं। इन हाउस ही रहता है माउंट डेवलप करना सब आपका? बाहर डिज़ाइन इन हाउस करते हैं। उनको बाहर से थर्ड पार्टी रहता है, थर्ड पार्टी हमारी होती है। उसके बाद फिर उनको इंटीग्रेट करना होता है व्हीकल के साथ, और सारे कंपोनेंट उसमें हम फिर फिट करते हैं, और विद इन 1 वीक हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक हफ्ते में ही हो जाता है? जी। मैं तो दिमाग में 2-3 महीने से उसके चल रहा था, इतना टाइम लगता होगा। बाकी आप जैसे बताया है उसकी R&D वगैरह शायद ऊपर आपने दिखाया था, वहाँ सारा डिज़ाइनिंग वगैरह वहाँ रहता है आपका एस्पेक्ट्स। तो उसके बाद चलो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, बैटरी पैक कैसे सेलेक्ट करते हो आप? बैटरी फिट, क्योंकि गाड़ी का साइज़ भी तो अलग अलग रहते हैं ना, जगह स्पेस कम ज़्यादा रहती है, तो बैटरी किस टाइप से आप मंगाते हो स्पेसिफिकली गाड़ी के हिसाब से, या फिर खुद यहाँ करके कुछ करते हो कि एडजस्ट हो जाए? बैटरी हम पहले सेलेक्ट करते हैं व्हीकल के हिसाब से। ठीक है। हमारी जैसी व्हीकल है, व्हीकल में क्या इंटीग्रेट हो सकता है, कितना स्पेस है, उसके हिसाब से हम बैटरी, उसके जितने भी हमारे पैरामीटर्स हमें मीट करने चाहिए, उसके रेंज, कितने पावर चाहिए, उस सब के हिसाब से हम बैटरी सेलेक्ट करते हैं बाहर से। तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं आपके? मान लो एक सिंपल, जैसे अगर लेमैन के लिए बात करूं, मुझे जितना पता है गाड़ियों में नीचे लगी होती है बैटरी आजकल, पर हम पुरानी गाड़ियों को रेट्रोफिट कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप डिसाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल एम्बेसडर है जैसे, तो इसमें बैटरी नीचे है, पीछे लगाई है, आगे लगाई है, तो किस तरीके से? पहले तो हम स्पेस डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पर स्पेस मिल रहा है बैटरी रखने के लिए, जो कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ भी छेड़खानी ना करे। तो उसके हिसाब से हम स्पेस पहले चेक करते हैं। अच्छा। एक स्पेस हो गया। एक हम पैरामीटर लेते हैं रेंज, कि किस रेंज की गाड़ी आपको चाहिए, उसके हिसाब से बैटरी होती है। कॉस्ट के हिसाब से बैटरी होती है कि हमें कितने कॉस्ट में गाड़ी, अगर मैं लो कॉस्ट में बनानी है तो उसी हिसाब से बैटरी के कुछ स्पेक्स भी डाउन होंगे। प्लस कितने वोल्ट की हम बैटरी सिस्टम, पूरा पावर ट्रेन सिस्टम वगैरह कितने वोल्ट की बना रहे हैं, उस हिसाब से बहुत सारे पैरामीटर्स है जिन्हें हमें चेक करना होता है। टिपिकल बैटरी की बात करूँ, हम तो किलोवाट पर आवर शायद रहता है उसका, है ना? तो कितने किलोवाट पर आवर की बैटरी आप लगाते हैं, और या फिर उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ऑप्शंस होते हैं। हम जो अपने कमर्शियल ट्रक टाटा 407 में हमारे पास अभी 2 वर्जन्स है हमारे पास है। एक वर्जन तो है हमारे पास जिसमें 50 किलोवाट की है। ठीक है। एक हमारे पास है 70 किलोवाट की। और 50 और 70 ट्रक्स के लिए सफिशिएंट रहता है क्या? ट्रक्स के लिए 50 वाले में आपका रेंज आ जाएगा 120 किलोमीटर फुल लोड। ठीक है, फुल लोड के साथ। हाँ, 6 टन की लोड होती है। और 70 में आपका आ जाएगा 160 प्लस ऑन फुल लोड।
आई थिंक सफिशिएंट है, बट ट्रक्स को जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग रनिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आप ये जो 14 फीट की ट्रक है ये लोकल एरिया के लिए बनाई ठीक है। गई है कि आपको ज़्यादा दूरी के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है कि बहुत लॉन्ग रेंज आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है। उनके लिए है नहीं। ये इनर सिटीज़ के लिए है कि आप सिटी में चला रहे हैं, तो ये एनसीआर एरियाज़ के लिए बनी है। हाँ ठीक है, नहीं अच्छी बात है, पर मेरा भी एक रीज़न ये भी था पूछने का, अगर मैं बात करूँ रेंज जैसे 100-150 के अंदर रहती है फॉर एग्जांपल, हम इंटरसिटी भी चल रहे कोई इशू नहीं है, बट क्या फास्ट चार्जिंग अवेलेबल होती है इसमें? जी फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है फिर अप टू ठीक है। 60 किलोवाट। देन इट्स आई थिंक गुड और ऑप्शन। ऐसा हमारे ऐसे सेटअप्स हैं कि जैसे जो लोडिंग डॉक्स होते हैं, जो टाइम आपका लोडिंग में लग रहा है हाँ उस टाइम में आप चार्ज पे लगा लो, सेम जगह पे चार्जर से इंस्टॉल्ड है, आप चार्जर लगाओ, जब तक लोड हो रही है तब तक गाड़ी आपकी चार्ज हो गई, फिर आप निकालो ले और जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले रेडी है ये अच्छे से। इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए है। बेसिकली सारी हमारी गाड़ियां सिस्टर्स टू पब्लिक चार्जर से चार्ज होती है। अच्छा। और हमने जितना भी डिजाइन किया है अब तक वो चीज हमने कंसीडर किया है, हमारी सारी गाड़ियां 1C से चार्ज होती है, मतलब 1 घंटे में आपको गाड़ी फुल मिलेगी 120 किलो। नहीं मेरे को भी आपको बताऊंगा, मेरे को जब कंपनी का पता चला तो मैं भी कहीं डीसी चार्जर पे अपनी गाड़ी चार्ज कर रहा था, आपके कोई एम्प्लॉयज वहाँ ट्रक चार्ज कर रहे थे उस टाइम, तब बताया उन्होंने रेट्रोफिटेड है ये। हाँ जी। तो मेरा भी एकदम ध्यान गया, मैं ये चीज तो एक्सप्लोर करनी बहुत जरूरी हाँ, है। और इसमें ऐसा है कि हमारा जो मेन बिजनेस है, हम गाड़ियां जब बनाते हैं तो इसका जितना भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो चार्जिंग से रिलेटेड हो या व्हीकल से ड्राइव करने से रिलेटेड हो, वो हमारा इन हाउस है। तो हमारे जो हमने अपनी गाड़ियां बनाते हैं, हम इसे फिर सारे पब्लिक चार्जर पे ले जाते हैं, लगे टाटा पावर चेक प्रॉपर अच्छे से कर रखा है सब और कुछ। उसके बाद हम डिप्लॉय करते हैं। नहीं दैट्स गुड आई थिंक। तो एक मेरा क्वेश्चन था, ईवीज आर टिपिकली हेवियर हाँ जी, आइस से, बिल्कुल। तो सस्पेंशन कुछ उस पे अपग्रेड करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वाले स्ट्रक्चर हाँ, पे काम करके तो जो ठीक इसके करते हैं? पहले वाला जो आपका सवाल था ना कि आपने 120 किलोमीटर सफिशिएंट है नहीं, तो वो चीज हम उसको ऑलरेडी कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा बड़ा बैटरी पैक लगाऊंगा तो मुझे सस्पेंशन भी चेंज करना पड़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक ऑप्टिमम साइज सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारा व्हीकल का सीजी भी चेंज ना हो, लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हो, क्योंकि जब गाड़ी अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है कि आपका बेस व्हीकल में कितना चेंज हुआ। तो बेस व्हीकल में जो चेंज है वो 10% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका व्हीकल का ग्रीन नंबर प्लेट नहीं मिलेगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा। यस, ऐसा नियम है। तो आरटीओ में भेजता है उसका? आरटीओ नहीं, जो एआरआई जो गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है। तो उससे फिर अगर मतलब ट्रक्स की बात होगी, बट अगर कोई व्यूअर है जिसको अपनी गाड़ी से लगा हुआ, अगर मुझे पता होता शायद अपनी पुरानी कार नहीं बेचता, उसको ईवी में कन्वर्ट करवा लेता पोलो को। सर उसमें बस एक चैलेंज यही है, हमने पुरानी गाड़ियां बहुत करी हैं। हमने एक फोर्ड सैलून 1859 की गाड़ी को अभी, विंटेज कार को अभी हमने किया है, वो भी हम देखा मैंने, और एम्बेसडर तो हमने किया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर है तो आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई कानून नहीं है जो आपको ग्रीन नंबर प्लेट दे। ठीक है, मतलब आपको व्हीकल रजिस्टर होना चाहिए और आपको एआरआई अप्रूवल लेना चाहिए, तभी वो रोड लीगल माना जाएगा। मान लो जैसे कि कोई 15 साल की टाइमलाइन के आसपास पहुंच रहा है, तो अगर 10 साल 12 साल पे भी करवाते हैं तो दैट इज आल्सो वैलिड, पर एक्सपायर हो ही गया तो तब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आरटीओ में रिकॉर्ड ही नहीं मिलता ग्रीन नंबर प्लेट बदलने के लिए। मेरे चलो 14 इयर्स हो गए मैंने करा, तो उसको फिर एक्सटेंड हो जाएगा उतना आगे। ईवी में हाँ, अभी हमारे ईवी में क्या होता है सर कि हमारी गाड़ियां कुछ ऐसी हैं जो 15 साल क्रॉस कर गई हैं, लेकिन ईवी में ऐसा है कि अगर आपका फिटनेस पास होता जा रहा है तो आपका आरसी वैलिड होता जाएगा। फिर ठीक है, क्योंकि फिटनेस का तो ये भी क्वेश्चनेबल ही है मेरे लिए, ईवीज को नहीं। मेरे पास जैसे व्यूअर्स को पता है पोलो थी, उसका पोल्यूशन करवाने जाता था मैं, वहां बंदे ने ना खाली लगा के, वो चेक नहीं करा पोल्यूशन, वो ईयर डाल के प्रिंट कर देते हैं। वो तो है सर। तो इस चक्कर में शायद ईवी हो सकता है इंडिया में फ्यूचर बन जाए, क्योंकि ग्लोबली तो स्लो डाउन चल रहा है ईवी का, इंडिया में पता चलेगा इवेंचुअली क्या रहता है। तो इन्होंने मुझे सेफ्टी फीचर्स का भी काफी कुछ बताया था, बीएमएस आपका अच्छा कोलैबोरेटेड रहता है। अब आती है बात कॉस्ट की। कोई बंदा गाड़ी लेके आता है 10 साल पुरानी, ठीक है, डीजल पेट्रोल कोई भी, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 70 किलोवाट वाला लगवाते हैं, क्योंकि गाड़ी में सफिशिएंट है 70 किलोवाट आई थिंक। तो सर जैसे अभी हमारी जो टाटा 407 है, ये हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें लगभग ये पूरा सिस्टम निकाल के पूरा अपना किट फिट करने में लगभग 16 से 17 लाख रुपए के आसपास लगता है। वो 1 लाख रुपए का मैं इसलिए डिफरेंस बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है हमें कुछ बेस व्हीकल में भी काम कराना पड़े। तो 16 से 17 लाख में हम कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी के कंपेयर में आप अगर देखोगे कि बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, तो एक वोल्वो आइसर की गाड़ी आती है जो 5.5 टन की है, हमारी 6.2 टन की है। और लेकिन वो 5.5 टन और सेम परफॉर्मेंस, सेम चार्जिंग, हालांकि चार्जिंग पावर हमारे ज्यादा है, और वो आपको मिलेगी लगभग, स्टार्ट उन्होंने 25 से किया था, अब लेकिन 23 में देने लगे था। मतलब 8 लाख 9 लाख का डिफरेंस हमेशा बना रहता है रेट्रोफिटमेंट और न्यू। किसी को अगर आपको तो 15-17 लाख की कॉस्ट आपको पड़ेगी, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या रहता है? सेलिंग प्राइस सर हम 18 कर देते हैं, क्योंकि अभी हम एक करके ही बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें और गाड़ी की बात करूं तो फिर उसमें कितना खर्चा आएगा? 8-10 लाख की गाड़ी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं?
10 लाख की गाड़ी है। इंजन वैसे मॉडल बताया स्विफ्ट है जैसे हाँ सर common। स्विफ्ट, हाँ तो हमने किया है ना सर का, एक हमने नया सीधा शोरूम से उठा के, क्योंकि अभी कोई भी OEM पैसेंजर व्हीकल नहीं बना रहा, अच्छा तो हमने दोनों देखा है। जो हम नई बनाई हमने जो शोरूम से सीधा लेके, तो हमें 9 लाख में विथ व्हीकल पड़ा, मतलब अच्छा, हमारा। फिर तो ठीक है आई और थिंक। और जो हमने पुरानी वाली कन्वर्ट करी सारा रिफर्बिश करने के बाद 7 लाख के आसपास 150 किलोमीटर रेंज के लिए। ठीक है। और तो रेट्रोफिटिंग सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस करते हैं? सर गवर्नमेंट अप्रूवल में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सीधा कितना time हाँ, approximately? क्योंकि सारा चीज कंप्लीट उन्हीं से करना है। सारा जितना भी ARI में अप्रूवल होता है, तो उसके जितने भी नॉर्म्स हैं, मतलब IS 123 पार्ट 2, जितने भी ब्रेकिंग का टेस्ट हो गया, EMI MC हो गया, हालांकि वो Fully बहुत tested जरूरी है। रहता है मतलब? यस, और लेकिन time consuming हाँ, लेकिन वो पुरानी व्हीकल पे मीट कराना एक चैलेंज आता है हमें, क्योंकि उसका ब्रेक अब घिस गए, अब हमने पूरा ब्रेक बदल के ले जाएंगे तभी वो पास होगी। अच्छा, ये चैलेंज पहला है। वो हो गया, फिर बाकी आपका आई थिंक बॉडी शेप कैसी है, क्या हाँ है, जी। फिटिंग सब कुछ और वो तो क्योंकि रहते ही क्या होता है होंगे। कि सारा लोग ना व्हीकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग बाहर बॉडी बनवा लेते हैं, तो रेट्रोफिटमेंट करते समय एक चैलेंज ये आता है कि हमें सेम डिजाइन कभी भी नहीं मिलती। तो अब अगर बात करते हैं, जैसे मैंने V6 ली थी रिसेंटली, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट है। अब मानोगे नहीं, दिल्ली गुड़गांव में 2.5 लाख का फर्क है सेम मॉडल में। बिल्कुल। तो सब्सिडीज क्या आपको इन व्हीकल्स पे बंदा ले सकता है? और सब्सिडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक इस टाइम पे, पुरानी गाड़ी को कन्वर्ट कर रहे हो तो RTO का प्रोसेस उसमें क्या रहेगा? सर इंश्योरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात। RTO का तो प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, इंश्योरेंस में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चैलेंज अभी हम फेस कर रहे हैं, रेट्रोफिटमेंट अभी तक फाइनेंस नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन अभी एक दो बैंकों के साथ, HDFC हो गया, ICICI के साथ हम बात कर रहे हैं। हम उन्होंने एक गाड़ी को हमारे फाइनेंस भी किया है कस्टमर के लिए, लेकिन अभी ये चीज उनके लिए भी नया है, उनके सर्वर में है ही नहीं कि रेट्रोफिटमेंट व्हीकल को कैसे फाइनेंस करें। नहीं चलो, कहीं स्टार्ट हुआ है कहीं तो Yes. जाएगा ही। उस पर हम लगे पड़े हैं, उसे आगे बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, मेरे को बहुत आप दोनों ने टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद। दिस। और बाकी कोई कस्टमर से मैं लिंक विंक सब डाल ही दूंगा इनका, रीच आउट करो, परेशान करो थोड़ा इनको।